संरक्षण अधिनियम 1979 कर्नाटक सरकार। तदनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि कब्बन पार्क किसी भी संगठन या व्यक्ति द्वारा न तो कोई भूमि दी जानी चाहिए और न ही किसी और निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए, चाहे वह अस्थायी हो या अस्थायी। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम लोग घूमने जाने वाले हैं मिड पार्क बैंगलोर। कंफ्यूज हो गए कि मिड पार्क कौन सा पार्क है? यस, कब्बन पार्क का नाम पहले मिड पार्क था। लेट्स कम इनसाइड एंड एक्सप्लोर। हर शहर की अपनी एक धड़कन होती है और बेंगलुरु की धड़कन कब्बन पार्क में बसती है। यहाँ कदम रुकते नहीं बल्कि मन ठहर जाता है। पेड़ों की छाया में थकान पिघल जाती है और धीरे धीरे जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है। कभी किसी बच्चे की हंसी गूंजती है, कभी किसी बूढ़े की चाल में सुकून बहता है, तो कभी हवाएं पेड़ों की शाखों में अपना ही संगीत रचती है। समय था 1870। 1870 में कब्बन पार्क को सर मार्क कब्बन के नाम पे बनाया गया था, जो कि मैसूर के उस समय के कमिश्नर थे। आपने अभी तक सिर्फ इस पार्क को घूमा है, लेकिन इसके बारे में जाना नहीं है कि एक्चुअली कब्बन पार्क का नाम कब्बन पार्क क्यों पड़ा था। तो मैसूर के जो कमिश्नर थे सर मार्क कब्बन, उनके नाम पे इस पार्क का नाम कब्बन पार्क रख दिया गया था। हालांकि इससे पहले, कब्बन पार्क से पहले, इस जगह का जो नाम था, इस पार्क का नाम जो था वो मिड पार्क रखा गया था उस कमिश्नर के लिए जो कि उनसे पहले मैसूर के कमिश्नर थे। तो कब्बन पार्क से रिलेटेड बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं शायद आपके लिए, उनको हम लोग आज कवर कर रहे होंगे। कम इनसाइड बने रहिए और चलते हैं अब पार्क के दूसरे हिस्से में और दूसरी जानकारी की तरफ। कब्बन पार्क सिर्फ हरियाली नहीं, इतिहास है, विरासत है। एक ऐसी जगह जहां समय भी थोड़ी देर बैठकर सांस लेता है। यहाँ के हर पेड़ ने सैकड़ों कहानियां देखी हैं, दोस्ती की, उम्मीदों की और उन लोगों की जो भीड़ से दूर यहाँ खुद को ढूंढने आते हैं। ब्रिटिश एरा में इस जगह को एक बोटेनिकल गार्डन के तौर पे यूज़ किया जाता था। और ये आपको बताते चलूँ कि ये जो कब्बन पार्क आप देख रहे हैं, ये लगभग 300 एकड़ से ज़्यादा में फैला हुआ एरिया है। सो अभी हम लोग आगे अंदर जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं कि आखिर ये 300 एरिया का जो बोटेनिकल गार्डन का जो एरिया है, और ब्रिटिश एरा में जो इसको बोटेनिकल गार्डन की तरफ यूज़ करते थे, आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या घूमने को लोग करते थे, बहुत सारी कहानियाँ हैं। लेकिन 300 एकड़ एक शहर के बीचों बीच बहुत बड़ा एरिया होता है। गार्ड साहब ने कहा कि कैमरा अलाउड नहीं है। अगर आप पकड़े जाएंगे कहीं पे भी गलती से भी, चुपके से भी यूज़ करते हुए कैमरा, तो आप पे एक चालान कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ और सारी वीडियोस आपके उस वहीं पे डिलीट भी करा दी जाएंगी। तो हमने नियम का उल्लंघन नहीं किया है। और फिलहाल ये शॉट आप देख रहे हैं मेरे आईफोन 11 से, कि जो कि और पुराना है। और पीछे ये बच्चे कुछ हल्ला करके मेरा जोश बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ब्लॉग और शानदार हो। मैं उनका एक क्लिप ऐड करना ज़रूर चाहूँगा। लेट मी ऐड देम। वो काफ़ी एक्साइटेड हैं इस ब्लॉग को लेके। दे आर एंजॉयिंग इन द ब्लॉग। सी यू। तो फिलहाल अभी मैं शूट कर रहा हूँ इस ब्लॉग को आईफोन 11 से, जो कि अब 5 साल पुराना हो चुका है और ऑलमोस्ट ये अपने बुढ़ापे में है। फिर भी अभी हम लोग लौटेंगे कब्बन पार्क के इतिहास और इससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में। कब्बन पार्क सिर्फ पेड़ों का जंगल नहीं, एक शहर की आत्मा है। यहाँ आने वाला हर इंसान कुछ न कुछ छोड़ जाता है, थकान, चिंता, उदासी, और ले जाता है एक अनकही ताजगी। सुबह की धूप जब पत्तों पर ओस को छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति अपनी ही किताब धीरे धीरे खोल रही है। कब्बन पार्क जो है कि फेमस है मोस्टली कपल्स के लिए भी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग घूमने को आते हैं। लेकिन कब्बन पार्क पे आप ये अगर सोच कर आते हैं कि आप यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं, तो कैमरा यहाँ पे बिल्कुल बैन है। आप यहाँ पे फोटोग्राफी बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप पकड़े जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप पे जो है कि या चार्जेस लगाए जाएंगे और इवन है कि आपका फ़ोटो डिलीट करा दिया जाएगा। तो कोई भी कमर्शियल जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। भारत की आज़ादी से पहले या फिर 1947 के बाद भी मार्क कब्बन ने जो भी भारत के लिए और मैसूर और कर्नाटका के लिए किया था, उसको भारतीयों ने सराहना शुरू नहीं किया था। और लोग मार्क कब्बन ने जितने भी रेवोल्यूशनरी कार्य भारत के लिए किए थे, उसको यहाँ के लोगों ने, भारतीयों ने नकार दिया था। 1947 से पहले और उसके बाद से लेकर 2013 के 23 अगस्त तक भारतीयों ने इस चीज़ों को समझा कि मार्क कब्बन ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। उसके बाद कब्बन पार्क एसोसिएशन के एडवोकेट एम उमेश ने 2013 में 23 अगस्त को पहली बार मार्क कब्बन की मूर्ति को उनके 238वें जन्मदिन पर माला चढ़ाया था।
बढ़ते समय के साथ एसोसिएशन ने मार्क के कामों को समझा और उन्हें एक चीफ आर्किटेक्ट का ओहदा दिया गया। उन्हें श्रेय दिया गया कि उन्होंने जो काम किया है, या फिर बेंगलोर के लिए हो या फिर मैसूर के लिए हो, वो काबिल तारीफ था। इसके बाद उन्हें श्रेय दिया गया कि उन्होंने ही इस दोनों शहरों को आर्किटेक्ट किया है, इन दोनों शहरों का डिजाइनिंग किया है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून है, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा हल्का, बस उतना जितना दिल को चाहिए। मेरे पीछे जो आप ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ जो एरिया देख रहे हैं मेरे पीछे, उसको कहते हैं बैंड स्टैंड। एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कि ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स जो थी वो यहाँ पे हर शनिवार को वेस्टर्न बैंड बजाया करती थी। यहाँ पे वेस्टर्न बैंड का जो परफॉर्मेंस होता था, हर शनिवार को यहाँ पे वेस्टर्न बैंड का परफॉर्मेंस किया जाता था। और ये कहानी जो है कि ये भारत की आज़ादी से पहले की है, 1900 ईस्वी में लगभग 47 से पहले की कहानी है, क्योंकि जो एयरफोर्स जो थी वो ब्रिटिश की थी और 1947 से पहले वो यहाँ पे हर शनिवार को वेस्टर्न बैंड का परफॉर्मेंस किया करती थी। और पार्क में जितने विजिटर्स थे उनका जो है कि वो मनोरंजन किया करती थी। लोग यहाँ सिर्फ टहलने नहीं आते, बल्कि खुद से मिलने आते हैं। कहीं कोई कलाकार कोने में बैठा अपने सपनों की रेखाएं खींच रहा होता है, तो कहीं एक छात्र खामोशी में अपनी मंजिल लिख रहा होता है। और बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे चेहरे मिल जाते हैं जो बताते नहीं और बहुत कुछ झेल चुके होते हैं। कब्बन पार्क उन सब का सहारा बनता है। बैंड स्टैंड के पास अक्सर हवाओं का सुर बदला हुआ लगता है, जैसे बीते जमाने की कोई धुन आज भी वहीं ठहरी है। इतिहास की इमारतें अपनी खामोश दीवारों में सैकड़ों साल की कहानियां समेटे बैठी हैं और हम बस गुजर जाते हैं, न जाने बिना कि हम किस विरासत पे चल रहे हैं। कभी कभी लगता है ये पेड़ हमसे ज़्यादा धैर्यवान है। हम भागते रहते हैं और ये बस खड़े रहते हैं, हर मौसम में डटे हुए, स्थिर और उतने ही है। मेरे पीछे जो आप रेड बिल्डिंग देख रहे हैं इसको शेषाद्री एयर मेमोरियल हॉल कहते हैं और इसके बीचों बीच है एक सेंट्रल लाइब्रेरी। आपको पता है कि सेंट्रल लाइब्रेरी में लगभग 1 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। तो अगर आपको किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि आती है, आपको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ना पसंद है, तो आपको इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि अंदर अगर कैमरा अलाउड होगा तो हम अंदर से आपको इस लाइब्रेरी का छोटा सा हिस्सा भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेट्स कम इनसाइड, लेट्स चेक कि अगर अलाउड है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली लाइब्रेरी जो है कि वो क्लोज हो चुका है। मैं आपको अंदर से हिस्सा नहीं दिखा पाया। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि अंदर से रिकॉर्ड करना बिल्कुल अलाउड नहीं होगा, बिकॉज कैमरा में लेके आया था। मुझे मन था कि इस ब्लॉग को मैं प्रॉपर्ली सिनेमैटिक बनाऊँ और चारों तरफ से मैं आपको दिखा पाऊँ कि कितना सिनेमैटिक दिखा सकते थे इसको, लेकिन मोबाइल से अलाउ किया गया हमें शूट करना। तो सॉरी फॉर दैट पार्ट। अगर आप वाकई में बेंगलुरु को समझना चाहते हैं तो उसकी ट्रैफिक से नहीं, इस पार्क की खामोशी से समझें, क्योंकि शहर की सबसे सच्ची आवाज सबसे शांत जगहों में सुनाई देती है। कब्बन पार्क सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है, और हर एहसास की तरह यह भी दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। अभी मैं पार्क के बीचों बीच मौजूद हूँ और मेरे पीछे है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। ये लोकेशन, ये एक्सप्लोरेशन ये बताता है कि आप दिन भर अगर मोबाइल में खोए हुए हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, घर पे अगर पड़े हुए हैं, तो आप उठिए। ये कहानियाँ, ये जगह एक्सप्लोर करने पे ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं निकलना चाहिए, हमें घूमना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, घूमने को। पूरे भारत में, पूरे जिस भी स्टेट में आप हैं वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, घूमना चाहिए। तो मोबाइल से बाहर निकले। मैं देखता हूँ कि जितने भी यूथ हमारे जनरेशन के लोग हैं वो मोबाइल में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ से हमें बाहर निकलना है और फिलहाल पहुँच जाना है कब्बन पार्क। और पीछे है मेरे हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। अगर आप बैंगलोर में रहते हो या फिर आप बैंगलोर घूमने आने वाले हो तो आपको इस जगह को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि 300 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क आपको एक अलग वाइब क्रिएट करके देगा। आपको एक अलग तरीके से महसूस कराएगा कि हाँ, ये बोटेनिकल गार्डन कितना अच्छा है, आपको घूमना चाहिए। और मैं आपसे भी कहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बैंगलोर और ट्रैवल से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस लाते रहूँगा जहाँ पे कि एक्सप्लोरेशन, फूड, लोकल पीपल और बहुत सारी सभ्यताएं के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।